Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter English in India from Ratnasagar Focus English Class 7. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 वाले वीडियो के एंड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय ने सन 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में उन्होंने मदद किया था। राजा राम मोहन राय ने कई सारे किताबें और कई सारे जर्नल्स, कई सारे पत्रिकाओं को इंग्लिश में लिखा था और वहीं से हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। Other Indian writers of prose and verse around this time included Kasi Prasad Ghosh, Mohan Lal, Hassan Ali, Michael Madhusudan Dutt, and Henry Vivian Derozio. राजा राम मोहन रॉय के जमाने में ही बहुत सारे ऐसे भारतीय लेखक थे जो कि इंग्लिश में कविताएं, कहानियां लिखा करते थे और उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है काशी प्रसाद घोष, मोहनलाल, हसन अली, माइकल मधुसूदन दत्त और हेनरी विवियन डेरेजियो। जहां तक अगर हम बात करें काशी प्रसाद घोष की, तो उनके बारे में यहाँ पर काफी अच्छे से, काफी डिटेल में दिया गया है। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। काशी प्रसाद घोष was one of the first Indians to publish a volume of English poetry। अब उस जमाने में कई सारे भारतीय थे जो कि इंग्लिश में कविताएं लिखा करते थे। उनमें से एक थे काशी प्रसाद घोष और इन्होंने इंग्लिश पोएट्री का अपना एक संग्रह, अपना एक वॉल्यूम भी पब्लिश करवाया था। दिस वॉज अराउंड द मिड 19th सेंचुरी। ये जो बात है वो 19वीं सदी के मध्य की बात है, मतलब हम कह सकते हैं 1850 की बात है। He also edited an English weekly। एक इंग्लिश वीकली, एक इंग्लिश साप्ताहिक अखबार था, एक जर्नल था। उसका संपादन भी अ, उन्होंने किया था, जिनका नाम है काशी प्रसाद घोष। माइकल मधुसूदन दत्त की अगर बात करें, रोट वर्स, प्रोज एंड ड्रामा इन इंग्लिश एंड बंगाली विद इक्वल ईज। अब यहाँ पे माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में बताया गया है कि जितनी आसानी से वो बंगाली में कविताएं लिख सकते थे, कहानियां लिख सकते थे, ड्रामा लिख सकते थे, उतना ही आसानी से वो इंग्लिश में भी प्रोज, पोएट्री और ड्रामा को लिख सकते थे। तो ये काफी काबिल लोग हुआ करते थे। His narrative poem The Captive Lady was published। माइकल मधुसूदन दत्त का एक नैरेटिव पोएम था। और नैरेटिव पोएम किसे कहते हैं? कुछ वैसे पोएम्स जो कि लिखे गए होते हैं पोएम्स के फॉर्म में, लेकिन हमें कहानियां बताते हैं, और उसका नाम क्या था? द कैप्टिव लेडी, और इसे पब्लिश किया गया था। Around this time, the Dutts, known as Indo-Anglian literature's first family, came to the scene। और इसी जमाने में जो दत्स थे ना, दत्स फैमिली, इनको एक ऐसा फैमिली माना जाता था जिसका नाम यहाँ पे इंडो एंग्लियन कहा गया है। मतलब ये एक भारतीय परिवार था, एक इंडियन फैमिली थी, जिसके सभी लोग राइटर्स थे और ये लोग इंग्लिश में अपनी राइटिंग्स किया करते थे, इंग्लिश में चीजों को लिखा करते थे, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो, ड्रामा हो। टू दिस, और ये सारे वो नाम रहे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहे हमारे काशी प्रसाद घोष, ये रहे माइकल मधुसूदन दत्त और ये रही तोरू दत्त, और इन्हीं के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। टू दिस फैमिली बिलोंग द ब्रिलियंट तोरू दत्त, ऑफन रेफर्ड टू एज इंडियाज एमिली ब्रॉन्टे। और इसी दत्त फैमिली से बिलोंग करती है एक बहुत ही ब्रिलियंट पोएटेस जिनका नाम है तोरू दत्त, और इन्हें अक्सर भारत की एमिली ब्रॉन्टे कहा जाता है। वैसे एमिली ब्रॉन्टे यूके, इंग्लैंड की रहने वाली थी और वो एक बहुत ही जबरदस्त लेखिका थी, पोएटेस थी। शी वॉज क्रिएटिव, लर्न्ड एंड प्रोलिफिक पोएट। यहां पर तोरू दत्त के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही क्रिएटिव थी, बहुत ही संरचनात्मक थी, बहुत ही लर्न थी, पढ़ी लिखी थी, और एक प्रोलिफिक राइटर थी, एक प्रोलिफिक पोएट थी। प्रोलिफिक पोएट या राइटर किसे कहते हैं? जिसमें काबिलियत होती है कि वो बहुत सारी कविताओं को, बहुत सारी कहानियों को लिख सकता है। हर फर्स्ट वर्क इज द क्लासिक, और इनका पहला काम जो है वो अपने आप में क्लासिक है, और उसका नाम क्या है? शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। ये फर्स्ट वर्क है किनका? तोरू दत्त का। द नंबर ऑफ इंडियंस एजुकेटेड इन इंग्लिश रोज रैपिडली। अब क्योंकि जो इंग्लिश मैन थे, जो जो ब्रिटिशर्स थे, वो काफी उन्होंने काफी ध्यान दिया था भारतीयों के ऊपर, भारतीयों को इंग्लिश पढ़ाने के ऊपर, इसलिए काफी जल्दबाजी से, काफी तेजी के साथ भारत में इंग्लिश के जानकार लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई। However,
Lord Macaulay's vision of producing English educated interpreters who would be Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect backfired on the British in the long run. अब बात समझने वाली है। यहाँ पर लॉर्ड मैकाले के बारे में हम लोग पार्ट वन में भी हमने पढ़ा था कि वो कैसे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे, जिसके अकॉर्डिंग भारतीयों को वेस्टर्न कल्चर्स, वेस्टर्न साइंसेस पढ़ाए गए, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले का जो मंशा था वो ये था कि हम भारतीयों को, भले ही उनका खून भारतीय है, उनका रंग भारतीय है, लेकिन हम उन्हें इंग्लिश पढ़ाएंगे और हम चाहेंगे कि वो ऐसे लोग बने जिनका टेस्ट जो है वो हम अंग्रेजों जैसा हो, हमारा विचार उनके विचार से मिलता जुलता हो और हम जैसा सोचे वैसा ही वो सोचने लग जाएं। लेकिन आगे आने वाले समय में लॉर्ड मैकाले की ये जो मंशा थी, उनकी ये जो नियत थी, वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर हो जाता है और उल्टा पड़ जाता है। फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर टू गोपाल कृष्ण गोखले, Mahatma Gandhi to Jawaharlal Nehru, many prominent freedom fighters had received education in English but chose to uphold their own vision for India. क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, कई सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी सेनानी हुए जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की, लेकिन भारत को आजाद करने की मनसा उनकी टस से मस नहीं हुई। तो इस तरह से लॉर्ड मैकाले की जो मंशा थी, उनका जो नियत था, वो पूरी तरह से बैकफायर हो गया, पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। Newspapers such as the Amrita Bazar Patrika and the Bengali reached out to the fast growing English speaking intelligentsia and aroused patriotic fervor। बताया गया है कि कुछ बाद में न्यूज़पेपर्स आए, कुछ मैगजीन्स आई, जैसे कि अमृता बाजार पत्रिका और द बंगाली। ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जो कि इंग्लिश में छपते थे और वैसे बुद्धिजीवी जो कि इंग्लिश बोला करते थे, उनके बीच ये काफी तेज गति से ये अखबार पहुंचने लगे और इन अखबारों ने उन सभी लोगों के बीच देशभक्ति की एक काफी मजबूत भावना जगा दी। लेटर न्यूज़पेपर्स सच एज द पीपल, द ट्रिब्यून एंड सर्चलाइट टुक अप द कॉज ऑफ फ्रीडम। बाद में ये सारे जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने आजादी का एक बीड़ा उठाया। लीडर्स विद a sound education in English came to the forefront of the freedom movement। वो सारे लीडर्स जिन्होंने इंग्लिश में काफी अच्छे से पढ़ाई की थी, जिनका इंग्लिश काफी स्ट्रांग था, वो इस स्वतंत्रता आंदोलन में खुल करके सामने आए, सबके सामने आए। English eventually turned into a vital link of communication for patriotic Indians from different corners of the vast subcontinent। अब ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप है, वो एक बहुत ही बड़ा जगह है, एक बहुत ही बड़ा एरिया है, जिसके अलग अलग कोने में जितने भी भारतीय थे और जितने भी देशभक्त भारतीय थे जो कि अलग अलग भाषाओं को बोलते थे, अब इंग्लिश उनके बीच एक कॉमन लैंग्वेज बनकर आया, एक वाइटल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक बनकर आया, जिसके माध्यम से सभी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे और मिलकर के देश को आजाद कराने में मदद कर सकते थे। द कनेक्शन बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिश हैज स्ट्रेंथेंड ओवर द सेंचुरीज। भारतीयों के बीच और इंग्लिश के बीच ये जो कनेक्शन है वो पिछले 100 सालों में और ज्यादा मजबूत हो गया है। वी स्टडी इंग्लिश एट स्कूल एंड रीड न्यूज़पेपर्स प्रिंटेड इन इंग्लिश एवरी डे। हम आज स्कूल में इंग्लिश पढ़ते हैं और हर दिन इंग्लिश में छपे हुए अखबारों को पढ़ते हैं। Nowadays, English has emerged as the lingua franca of India। देखिए, आजकल बोला गया है कि भारत में इंग्लिश जो है वो एक लिंगुआ फ्रैंका के रूप में उभर कर सामने आया है। तो हमें समझना होगा कि ये लिंगुआ फ्रैंका है क्या। तो लिंगुआ फ्रैंका जो है वो एक इटालियन वर्ड है जो किसी ऐसे लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है जो लैंग्वेज बहुत सारे अलग अलग स्पीकर्स, बहुत सारे अलग अलग लोगों के बीच में यूज किया जाता है एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में, जब उन सभी लोगों का नेटिव लैंग्वेज अलग अलग हो। सपोज करो 10 लोग हैं और 10 लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन सभी को इंग्लिश आती है, तो वहां पे इंग्लिश जो है वो लिंगुआ फ्रैंका हो जाएगा। Functioning as a common link between the various linguistic communities of the country। English allows Indians to find employment and education outside their home states, seek medical help at more advanced facilities, or enjoy vacations at places where they cannot express themselves in their own language।
अब इंग्लिश का नॉलेज होने से भारतीयों को क्या-क्या फायदा है? उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, वो अपने होम स्टेट से बाहर जाकर एजुकेशन ले सकते हैं अगर उन्हें इंग्लिश आती है। वो अलग-अलग जगहों पे काफ़ी एडवांस्ड फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ को गेन कर सकते हैं और उन जगहों पे जाकर छुट्टियाँ बिता सकते हैं, जहाँ पे वे अपने आप को अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सपोज़ करो कि मैं इंडिया से हूँ और मुझे हिंदी आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आता और मैं यूके चला जाऊँ, यूएस चला जाऊँ, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे इंग्लिश आता होगा तो मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। The use of English by Indians has become so prevalent that just like the English of the Caribbean, our own hybridized Indian English has grown into a recognizable form. अब बताया गया है कि जैसे कैरेबियन लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, वैसे ही हम भारतीयों ने इंग्लिश का इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि आजकल हमारे पास भी अपना एक हाइब्रिडाइज्ड इंडियन इंग्लिश फॉर्म है और ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको काफ़ी अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। मतलब इसको यूके, यूएस और बाकी इंग्लिश से अलग रखा जा सकता है। इंडियन इंग्लिश को एक अलग इंग्लिश हम लोगों ने बना लिया है। ऑल्दो इट्स स्पेलिंग यूजुअली फॉलोज ब्रिटिश इंग्लिश। हालांकि जो इंडियन इंग्लिश है, इसके जो स्पेलिंग्स है, वो ब्रिटिश इंग्लिश से मिलते-जुलते हैं और उसको फॉलो करते हैं। देयर आर सेवरल फीचर्स दैट मार्क इंडियन इंग्लिश एज डिफरेंट। लेकिन कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इंडियन इंग्लिश जो है, वो यूके इंग्लिश से डिफरेंट है। इंडियन इंग्लिश ऑफन रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन, क्योंकि भारतीय इंग्लिश में हमें यहाँ के जो अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं, उसके भी प्रभाव और यहाँ के ट्रेडिशंस के भी प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the suffix "g" or the Urdu-derived "sahib" may be added to a name or the title of a person older than oneself to show respect। जैसे कि हम लोग किसी भी इंग्लिश वर्ड के एंड में जी लगा देते हैं अगर उस आदमी के प्रति रिस्पेक्ट शो करना है, या उर्दू का वर्ड जो है साहेब वो जोड़ देते हैं, जैसे कि स्वामी जी या बेगम साहेब एंड सो ऑन, और इस तरह से कई सारे वर्ड्स हम लोग बना लेते हैं। सम कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंडिया। देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जिसको अक्सर लोग यूज करते हैं और वो वर्ड्स जो है ना वो इंडिया से लिए गए, मतलब हिंदी डिक्शनरी से लिया गया है और एज इट इज उठा करके इंग्लिश डिक्शनरी में रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि गुरु हो गया, चीता हो गया, बंगलो, शैम्पू, खाकी एंड जंगल। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो हिंदी के वर्ड हैं, बट इसे उठा करके एज इट इज इंग्लिश डिक्शनरी में रख दिया गया है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज यूनिक इन इट्स ऑन राइट। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो अपने आप में यूनिक है, अनूठा है, इसका कोई जोड़ नहीं। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के कुछ महायोद्धा जो हैं, महान योद्धा उनके नाम दिए गए हैं, जैसे कि आर के नारायण जिन्होंने मालगुडी डेज लिखा है, राजा राव जिन्होंने कंथापुरा लिखा है, मुल्क राज आनंद जिन्होंने कूली लिखा है। तो ये सब उसके पायोनियर्स हैं, मार्गदर्शक हैं। हमारे पास रस्किन बॉन्ड हैं जिन्होंने चिल्ड्रंस फिक्शन, बच्चों के लिए जो काल्पनिक कहानियां होती हैं, उसमें उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उनके जैसे ही बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बुकर प्राइज भी जीता है, जैसे कि सलमान रुश्दी जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है, अरुंधति रॉय जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है, किरण देसाई जिन्होंने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखा है, और फिर उसके बाद अरविंद अडिगा जिन्होंने द वाइट टाइगर लिखा है। और इन सबको जैसे मैंने बताया प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज विनर है, सभी ने इस बुकर प्राइज को जीता है। Popular writers such as Amitabh Ghosh and Vikram Seth have also enriched the genre uh, with their works। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में लिखा गया है, पॉपुलर राइटर्स सच एज अमिताभ घोष एंड विक्रम सेठ हैव आल्सो एनरिच्ड द जॉनरा विद देयर वर्क्स। जैसे कि बहुत सारे जैसे कि अमिताभ घोष हैं, विक्रम सेठ है, ये भी काफी पॉपुलर राइटर्स हैं और इन्होंने भी इंग्लिश जॉनरा को आई मीन इस क्षेत्र में काफी ज्यादा इनरिच किया है, इंग्लिश को काफी समृद्ध किया है। तो ये रहा आपका ये चैप्टर इंग्लिश इन इंडिया, जिसको हमने दो अलग-अलग पार्ट में कंप्लीट कर लिया। जो भी वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर में यूज किए गए हैं मैं उसको आपके
स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।